गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। फॉर अ क्लासिकल गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द सिस्टम ट्रैवल एट वेरिंग स्पीड, सो टू पर्सन नेम्स जेम्स मैक्सवेल एंड लुडविग बोल्ट्जमैन केम अप विथ अ थ्योरी to demonstrate how the molecules are distributed in various energy level, which is known as Maxwell-Boltzmann statistics। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्लासिकल गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग स्पीड में इस सिस्टम में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हमें इस सिस्टम की स्टडी करनी है तो हमें इसके पार्टिकल की भी स्टडी करनी पड़ेगी। पर जैसा हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो तो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सो हम इस पार्टिकल को सबसे पहले इनके एनर्जी के बेस में हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने के लिए ये उसके लिए आसान तरीका हो जाएगा। सो इस पार्टिकल को हम अलग अलग एनर्जी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चीज़ बताता है हमको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। पहला बोलता है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। मीन्स हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल है और डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल मीन्स कि हम जो पार्टिकल्स हैं उसको बता सकते हैं कि ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, सी पार्टिकल है, डी पार्टिकल है। एंड आइडेंटिकल मीन्स अगर जो पार्टिकल्स है वो हमेशा गैस के ही पार्टिकल, अगर वो एक गैस का पार्टिकल है तो बाकी सब भी गैस के ही पार्टिकल होंगे। तो ये चीज़ है आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल। और अगर इसको आसान चीज़ में समझना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि अगर हमारे पास अगर जो रूम है, रूम में हम जानते हैं कि एयर होता है, रूम में एयर होता है। एयर में बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, N2 के मॉलिक्यूल्स हैं। हम माइक्रोस्कोपिकली एयर को देख के बता सकते हैं कि उसमें CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, N2 के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब हम इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। अब आइडेंटिकल कैसे पता चलेगा कि ये सब तो गैस के ही पार्टिकल्स हैं। ये हो गया जो आइडेंटिकल है और एंड डिस्टिंग्विशेबल। फिर सेकंड बोलता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और तीसरा बोलता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एक एडियाबैटिक सिस्टम है। एडियाबैटिक सिस्टम। अब एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब क्या? एडियाबैटिक सिस्टम में जो पार्टिकल हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। और जो हीट एनर्जी है, जो एनर्जी है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसी को बोला जाता है कि एडियाबैटिक सिस्टम। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो सिस्टम है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा और जो एनर्जी है वो भी सिस्टम में कांस्टेंट रहेगी। अब हम देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की डेरिवेशन को। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। These particles are distributed in R cells. These are cells having subcell based on energy values E1, E2, E3 and so on ER. These energy represent the different energy state of different particle of the system. If G1, G2, G3 and Gr be the energy degeneracy of the RH cell. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम R सेल में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे ही करते करते हमारे पास ये RH सेल हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? टोटल पार्टिकल हमारे पास है n नंबर ऑफ पार्टिकल को हमें R सेल में डिवाइड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें R थोड़े सब सेल बना देता हूँ। मान लेता हूँ मैं पहला वाला जो सेल है इसमें मैं 3 सब सेल बनाता हूँ, दूसरे वाले में 2 सब सेल बनाता हूँ। अब तीसरे वाले में कोई सब सेल नहीं बनाता। मतलब अब मैं नाम देता हूँ A, B, C, D, E, F।
ऐसे करते करते मैं आर सेल में बहुत सारे सब सेल्स बना देता हूँ। अब इस सब सेल को मैं किस बेस में बनाया हूँ? एनर्जी लेवल के बेस में। मान लेता हूँ ये जो ए जो सब सेल है मेरा, ये जो ए मेरा सब सेल है, ये ए जो मेरा सब सेल है, इसमें मेरी एनर्जी वैल्यू कितनी है? E1 है इसकी एनर्जी, बी की E2 है एनर्जी, सी की E3 है एनर्जी। ऐसे करते करते यहाँ पे RH सब सेल की एनर्जी कितनी है? ER है। अगर मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अब इसमें मान लेता हूँ मेरे पास n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी E1 है। ये जो E1 जो एनर्जी है n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, ये किस जगह आएगी? इस जगह पे। वैसे n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी E2 है। E2 एनर्जी जिस पार्टिकल्स की होगी वो E2 में, ये B वाले प्लेस में आएगी। वैसे ही करते करते एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी मान लेते हैं ER है। कहाँ आएगी? इस प्लेस में। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा डीजेनरेसी। अभी डीजेनरेसी क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो जैसे हम देखें कि ये जो पहला सेल है, इस पहले सेल को हमने कितने भाग में बांटा, कितने एनर्जी लेवल्स में बांटा? 3 एनर्जी लेवल्स में। तो इसकी जो डीजेनरेसी होगी, इस पहले वाले सेल के लिए इसकी डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? मतलब G1 की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे ही करते यहाँ पे सेकंड सेल के लिए डीजेनरेसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हुआ हमारा डीजेनरेसी। अब हम आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम W से शो करते हैं। इसको देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nr फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय G1 की पावर n1, G2 की पावर n2 एंड सो ऑन Gr की पावर nr। अब ये कैसे आया हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमको कितने एनर्जी लेवल्स में बांटना है? nr सब सेल में बांटना है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nr फैक्टोरियल। पर साथ में इस पार्टिकल जो है इसके अंदर भी तो आ रहे हैं। मान लेते हैं n1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। ऐसे करते करते हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी G1 डीजेनरेसी में n1 है। ऐसे करते करते GR में Gr की पावर nr। यहाँ पे W इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nr फैक्टोरियल टू G1 की पावर n1, G2 की पावर n2 एंड सो ऑन Gr की पावर nr। अब हम इसमें दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद यहाँ पे log W इक्वल टू log n फैक्टोरियल अपॉन वही साथ में ये मल्टीप्लाई में रहेगा। फिर हम जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है इसको हम log के फॉर्म में अलग कर लेते हैं फॉर्मूले लगा के। तो log W इक्वल टू log n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nr फैक्टोरियल प्लस log G1 की पावर n1, G2 की पावर n2 एंड सो ऑन Gr की पावर nr। ठीक, यहाँ पे log C नहीं आएगा, सॉरी। अब log की हमको एक और प्रॉपर्टी पता है, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, और log m की पावर n होता है n log m। ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, log m अपॉन n वाला इसमें लगाएंगे एंड log m की पावर n वाला प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे। ये हो जाएगा log W इक्वल टू log n फैक्टोरियल, और ये जो log n मीन्स ये जो नीचे वाला टर्म है ये नेगेटिव होके ऊपर आ जाएगा, मीन्स log n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, nr फैक्टोरियल प्लस ये अब ये वाला फार्मूला लगेगा तो इसमें जो n1, n2, n3 ये सब जो है सामने आ जाएगा, मीन्स n1 log G1 प्लस n2 log G2 प्लस nr log Gr। अब
अब हम ये जो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सिमिलर टू nr फैक्टोरियल है, इसको समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन ऑफ r nr फैक्टोरियल। ठीक, अब वैसे ही n1 log g1 n2 log g2 सिमिलर टू nr log gr है, इसको भी हम समीशन के फॉर्म में लिख देते हैं nr log gr। ठीक, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा log w इक्वल टू log n फैक्टोरियल माइनस log समीशन ऑफ r nr का फैक्टोरियल समीशन ऑफ r nr log gr। अब एक फार्मूला होता है स्टर्लिंग फार्मूला, उस स्टर्लिंग फार्मूले से ये होता है log n का फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n। अब मान लेते हैं n की जगह nr है, सो क्या हो जाएगा nr log nr माइनस nr। सो अब ये वाला जो वैल्यू है हम उसको, ये वाले वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें अब हम पुट करेंगे तो log w इक्वल टू n log n माइनस n माइनस समीशन ऑफ r nr log nr माइनस nr प्लस ये वैसी का वैसी रहेगा क्योंकि इसमें फैक्टोरियल नहीं था। ठीक, अब ये जो समीशन ऑफ r nr इक्वल टू n, अब ये कैसे आया, अब हम ये देखते हैं कि जो हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n था, उस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कितने में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, r नंबर ऑफ सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो अगर हम उस पूरे r नंबर ऑफ सेल के पार्टिकल को अगर हम सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर आएगा। सो उसी को लिखा गया है समीशन ऑफ r nr इक्वल टू n। अगर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो log w इक्वल टू n log n माइनस n समीशन ऑफ r nr log nr प्लस n प्लस समीशन ऑफ r nr log gr। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट को ओपन किया गया है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इस कारण यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। फिर जो बचा उसको लिख देते हैं log w इक्वल टू n log n माइनस समीशन ऑफ r nr log nr प्लस समीशन ऑफ r nr log gr। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। फिर अब मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट द वैल्यू ऑफ log w मस्ट बी मैक्सिमम, मीन अब हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए log w, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल उस जो सब शेल है उसमें आना चाहिए। तो उसके लिए हम लेंगे डेल log w इक्वल टू 0, मतलब उसको पार्शली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, ए को, इक्वेशन ए को हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो उसके लिए हम पहले डिफ्रेंशिएट का साइन डाल देते हैं सबके से पहले। सो डेल log w इक्वल टू डेल n log n माइनस समीशन ऑफ r डेल nr log nr प्लस समीशन ऑफ r डेल nr log gr। फिर इसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेल u ऑफ v इक्वल टू u डेल v प्लस v डेल u। अगर कोई दो फंक्शन रहता है, दो फंक्शन का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फार्मूला का यूज़ होता है, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। सो हमने डेल log w की वैल्यू 0 पहले ही पता थी, सो हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डेल log w इक्वल टू 0, सो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की और फिर इस फार्मूले से यहाँ पुट किए। पहले हम log n का डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाले को वैसे ही रहने देंगे, मतलब डेल log n प्लस दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएट पहला वाला वैसे ही रहेगा, मतलब log n डेल n। यहाँ पे एक वो छूट गया है, मतलब log n वैसी का वैसी रहेगा और ये डेल n का डेल n हो जाएगा। फिर वही फार्मूला सेम यहाँ लगा है, nr डेल log nr प्लस log nr डेल nr प्लस समीशन ऑफ r nr डेल log gr प्लस log gr डेल nr। ओके, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि log n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, log n का होता है 1/n। सो 1/n, अब और साथ में डेल्टा n, क्योंकि ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log n का होगा 1/n डेल्टा ऑफ n। ओके, सो ये वैसी का वैसी रहेगा log n डेल्टा ऑफ n माइनस समीशन ऑफ r nr, फिर log डेल nr का होगा 1/nr डेल nr प्लस log nr डेल nr प्लस समीशन ऑफ r nr, फिर log ऑफ gr था, सो log gr का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1/gr डेल्टा ऑफ gr प्लस log gr डेल्टा gr इक्वल टू 0। ये वाले इक्वल टू 0 को मैं इस साइड ले आया हूँ। फिर अगले स्टेप में अपन देखेंगे
ये यहाँ पे एन एन तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा डेल्टा एन प्लस लॉग ऑफ डेल एन माइनस एन आर कैंसल, डेल्टा ऑफ एन आर। अब यहाँ नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस समीशन ऑफ आर एन आर डेल एन आर प्लस एन आर अपॉन जी आर डेल्टा ऑफ जी आर प्लस समीशन ऑफ आर लॉग जी आर डेल एन आर इक्वल टू ज़ीरो। अब हम जानते हैं डेल्टा एन इक्वल टू ज़ीरो मीन्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो कांस्टेंट है, सो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे जी आर हमारा क्या था, नंबर ऑफ डीजनरेसी, सो डीजनरेसी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, सो वो भी ज़ीरो आएगा। ठीक, सो यहाँ पे आएगा नंबर, यहाँ पे डीजनरेसी, यहाँ पे डीजनरेसी। सो अब इसके बाद हम ये डेल एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया ज़ीरो, डेल एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया ज़ीरो, यहाँ पे भी डेल एन है तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो। हाँ, तो बचा क्या, माइनस समीशन ऑफ आर डेल्टा ऑफ एन आर माइनस समीशन ऑफ आर लॉग एन आर डेल एन आर प्लस समीशन ऑफ आर, यहाँ पे जी आर इक्वल टू ज़ीरो है, सो ये भी ज़ीरो हो गया, प्लस लॉग जी आर डेल एन आर, वही चीज़ यहाँ पे बचा। ठीक, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे समीशन ऑफ आर डेल्टा ऑफ एन आर कॉन्स्टेंट लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा लॉग ऑफ जी आर माइनस लॉग ऑफ एन आर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसके बाद माइनस समीशन ऑफ आर डेल्टा ऑफ एन आर हमने तो कांस्टेंट लिया था। अब इसमें से पिछले वाले जो टर्म्स है जिससे हमने कांस्टेंट लिया था, इसमें से हमने नेगेटिव भी कांस्टेंट ले लिया, माइनस साइन अगर बाहर लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस समीशन ऑफ आर डेल्टा ऑफ एन आर लॉग एन आर माइनस लॉग ऑफ जी आर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो समीशन ऑफ आर डेल एन आर नेगेटिव को उधर भेज दिए ज़ीरो के साइड, तो ये हो गया समीशन ऑफ आर डेल एन आर लॉग एन आर अपॉन जी आर प्लस वन। अब ये लॉग एन माइनस लॉग एम इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब हम जानते हैं कि एन आर अपॉन जी आर की वैल्यू जो है वो वन से बहुत बड़ी है, सो वन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मतलब उसमें कितना वन अगर प्लस कर दे तो भी उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस कारण हमने वन को नेगलेक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ आर डेल्टा ऑफ एन आर लॉग एन आर अपॉन जी आर इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी मान लिया है। अब सिंस द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या था, एन जो है कांस्टेंट है, सो एन का जो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा ज़ीरो। एन क्या है, n1 n2 प्लस n3 करते करते nr है, सो nr का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा ज़ीरो। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है टोटल एनर्जी सिस्टम का, तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू n1 E1 n2 E2। अब हम इसको इस फॉर्म में क्यों लिए, क्योंकि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी E1 है, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी E2 है, सिमिलर nr नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी ER है। सो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट है। सो अब हम ये जो कांस्टेंट जो वैल्यू आई, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो ज़ीरो आएगा। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये देखते हैं कि वो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है उसको बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इक्वेशन नंबर बी से प्लस कर देते हैं। मीन्स ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, दोनों जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बी में। सो ये हमारा बी का वैल्यू है समीशन ऑफ आर लॉग एन आर अपॉन जी आर डेल्टा ऑफ एन आर प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई किए समीशन ऑफ आर डेल्टा ऑफ एन आर प्लस बीटा समीशन ऑफ आर डेल एन आर ई आर इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें कांस्टेंट देख सकते हैं, डेल्टा ऑफ एन आर कॉन्स्टेंट है, सो डेल्टा ऑफ एन आर कॉन्स्टेंट निकाल लिए इक्वल टू ज़ीरो है। फिर अब इस फॉर्म को हम लोग ज़ीरो की तरफ लेकर इसको ज़ीरो कर दिए,
सो और ये जो था इस पूरे टर्म को उठा के उस पार ले गए तो ये नेगेटिव साइन में आ गया। लॉग एन आर अपॉन जी आर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आर। फिर यहाँ पे जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड, एंटी टेकिंग एंटी लॉग, सो लॉग और एंटी लॉग तो कट जाएगा, पर ये वाला जो फॉर्म है ये वाला किस फॉर्म में आ जाएगा, ई के फॉर्म में। सो ई की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आर। सो जी आर को अगर हम उधर भेजेंगे एन आर इक्वल टू जी आर ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर। मीन्स इसको इस फॉर्म जो है इस फॉर्म को मैंने तोड़ दिया, ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर के फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक, फिर अब मैं ई टू द पावर माइनस अल्फा को कोई एक कांस्टेंट ए ले लेता हूँ और उसके जगह ए पुट कर देता हूँ। सो एन आर इक्वल टू ए जी आर ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई आर। सो बीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होते हैं 1/kT, जहाँ पे के जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी जो है वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक, सो जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया एन आर इक्वल टू ए जी आर ई टू द पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। सो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है माइक्रो स्टेट में, जिसका एनर्जी ई आर है और टेम्परेचर टी है। दैट इसका मतलब दिस शो दैट द हाउ द एन आर नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट इन जी आर माइक्रो स्टेट हैविंग एनर्जी ई आर एट टेम्परेचर टी। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ अगर समझ ना आओ या आई हो या डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।